हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे, दैट इज फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखिए, हमें तीन तरीके के यहां पे सिस्टम देखने को मिलते हैं। पहला यूनिटरी सिस्टम, दूसरा कॉन्फेडरेशन और तीसरा फेडरलिज्म। क्या है ये सिस्टम और किस तरीके से ये एक दूसरे से अलग है, उनको भी हम डिटेल से और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे एग्जांपल्स के साथ में। फिर हम देखेंगे कि कहां पे हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी सिस्टम की तरफ टिल्ट होता हुआ नजर आता है और कैसे हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल सिस्टम बोलते हैं, इसको भी हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट फीचर दैट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म देखो, अब इसको समझते हैं। पहले हम फेडरलिज्म का मीनिंग समझते हैं कि क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि तीनों जो सिस्टम है वो क्या है। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम फेडरलिज्म को बोले तो इसका मतलब होता है पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कहोगे कि ये क्या होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? पावर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उससे इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो, सपोज करो हमारे पास में कोई भी एक घर है और उसमें हमें दो बच्चे देखने को मिलते हैं, एक ए है एक बी है, ठीक है। और ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में देखने को मिलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट कैसे कि भाई ये मेरा एरिया है, ये मैं इतनी चीज मैं खाऊंगा, ये मैं काम करूंगा, ये तू करेगा। तो इस तरीके से इनमें लड़ाई होती रहती है। अब ये बात पेरेंट्स को भी पता है। अब आज मान लो, सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल है जिसके थ्रू हम समझ रहे हैं। इन्होंने फोन किया कि जैसे पापा बाहर गए हुए, तो इन्होंने फोन किया कि पापा बाहर से आ रहे हो, हमें समोसे खाने हैं, ठीक है। तो अब पापा ने सोचा कि बच्चों ने जब समोसे खाने की डिमांड की है तो चलो लेके चलते हैं। अब वो इनकी सारी चीजों से वाकिफ है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने उनको डायरेक्टली ले जाके दे दिया तो वो सीधे के सीधे क्या करेंगे, मार काट करेंगे कि एक लेके गया तो दोनों लड़ाई कर करके मर जाएंगे कि भाई मैंने मंगवाया था, मैंने मंगवाया था, मेरे को इतना खाना है, मेरे को इतना खाना है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां पे उसके पापा ने क्या किया, वो दो समोसे लेके आए और एक समोसा जैसे ये पहुंचे पापा के पास कि लाओ, थैली के ऊपर अटैक किया, तो वहीं पे पापा ने रोका, रुको, मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दूंगा, मैं आपको बांट के दूंगा, एक आपका एक आपका, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से कि भाई ये तेरा है, ये तेरा है। ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर ही दोनों लड़ाई करने लग रहे हो, नहीं, आपको एक पर्टिकुलर एरिया बता दिया कि भाई इतना आपका है, इतना आपका है, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां पे हमें देखने को मिलता है पॉलिटी में। अब कहोगे कि यहां पे तो पापा कहां से आ गए, पापा हैं। यहां पे पहले बच्चे समझते हैं कि वो बच्चे हैं कौन। वो बच्चे देखने को मिलते हैं हमें, एक सेंटर जिसका नाम है, एक स्टेट, दूसरा बच्चा स्टेट, ठीक है। ये दो बच्चे हैं किसी भी कंट्री में, हमें ये दो लोग देखने को मिलेंगे, एक सेंटर होगा एक स्टेट होगा, दोनों बैठे हैं। अब इनके फादर, हमारे इंडिया की बात करते हैं, यहां पे कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन फादर साहब है, ठीक है। अब सेंटर कहेगा कि मेरी बाउंड्री यहां तक है, मैं यहां तक लॉ बना सकता हूं, मेरा एरिया ये है, मैं इसमें भी लॉ बना सकता हूं, इस तरीके का काम होगा, सेंटर बोलेगा। स्टेट कहेगा नहीं नहीं, ये तो मेरा एरिया है, यहां मैं कानून बनाऊंगा। तो इनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट लगातार देखने को मिलेगा। सेंटर कहेगा नहीं नहीं, मैं बड़ा हूं, मेरा पावर ज्यादा है, मेरे पास इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है। स्टेट कहेगा नहीं भाई, हम भी बड़े हैं। तो इनमें ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हमारे पास में आता है कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहते हैं कि भाई नहीं, आपको मैं बता रहा हूं कि किस एरिया में आप लॉ बना सकते हो, किस एरिया में आप लॉ बना सकते हो। सेंटर की पावर कहां तक है, स्टेट की पावर कहां तक है, इनके बीच में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसको बोला गया फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम, फेडरलिज्म। पॉइंट समझ आया?
पॉइंट समझ आए? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां पे हमारे पास में फेडरल जो सिस्टम है या फेडरेशन जो टर्म है, ये हमें कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से लिखा हुआ है कि भाई ये फेडरलिज्म है और इससे रिलेटेड ये है। हमने उससे निकाला है, कॉन्सेप्ट निकाला है, जहां पे आर्टिकल्स है उनमें से पॉइंट्स निकलते हैं जो फेडरलिज्म को शो करते हैं। आगे चल के हम समझेंगे इसके बारे में। पॉइंट क्लियर? अब और एग्जांपल से समझते हैं एक चीज से कि क्या सिर्फ पावर डिस्ट्रीब्यूशन ही है? नहीं, ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास में ये दो बच्चे ए और बी, अब ये स्कूल जा रहे हैं। अब इनको तो बहाना चाहिए रोज कि स्कूल जाना है, तो कुछ तो लालच चाहिए कि हम स्कूल जा रहे हैं तो हमें कुछ तो दीजिए। अब ये पहुंचते हैं अपने फादर के पास में कि पापा लाओ, हमें स्कूल जाना है तो हमें थोड़ी बहुत अमाउंट दीजिए। अब ऐसा भी है कि यहां पे हो सकता है ए कहे मुझे तो 100 रुपए चाहिए, तो अगर ए ने 100 रुपए मांगे तो बी कहेगा कि मुझे भी फिर 100 रुपए चाहिए। ऐसा नहीं है कि ए बच्चा है वो ज्यादा प्यारा है तो ए कहेगा कि मेरे को इतने चाहिए, तो उसको मन में आया उतने दे दिए, और बी ने जब मांगे तो बी को दबका दिया कि नहीं भाई तेरे को नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा। यहां पे हम समझते हैं कंसंट्रेशन ऑफ पावर वो किसी एक के हाथ में नहीं आनी चाहिए। जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी पावर हम उठा के सेंटर को दे दे या सारे की सारी पावर उठा के स्टेट को दे दे। जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है वो ध्यान रखनी है, एक के पास में ज्यादा पावर ना चली जाए, क्योंकि फिर उसका मिसयूज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेट और सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में पहली चीज पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि किसके पास कितनी पावर होगी, किसके पास कितनी पावर होगी। फिर ये देखना है कि कंसंट्रेशन ज्यादा ना होनी चाहिए, ठीक है, क्वांटिटी ज्यादा ना हो जाए। इसीलिए हमारे पास बोला जाता है फेडरलिज्म। और ये सारे का सारा जो खेल खेला जाता है, जो सारा डिस्ट्रीब्यूशन किया, वो किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। पॉइंट समझ आ गया? पॉइंट समझ आ गया? तो फेडरलिज्म हम जो बार बार टर्म यूज कर रहे हैं, फेडरलिज्म क्या है? ये फेडरेशन, पहले इसको जानते हैं और इसको समझते हैं। देखो, हमें 3 तरीके के सिस्टम देखने को मिलते हैं, और वो 3 तरीके सिस्टम कौन कौन से हैं? तो वो है हमारे पास में, एक है जिसको बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम। एक एक करके समझते हैं इस चीज को, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। देखो, एक सिस्टम है हमारे पास में यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी। दूसरा है हमारे पास में कॉन्फेडरेशन, और तीसरा सिस्टम है दैट इज कॉल्ड फेडरेशन। ठीक है, इन तीनों का मीनिंग समझते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये सिस्टम है क्या। जब हम इनको समझ जाएंगे तो फिर हम बहुत आराम से फेडरल सिस्टम को भी, इसमें होने वाली पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी, वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं यूनिटरी सिस्टम क्या है। यूनिटरी नाम को समझिएगा। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यूनिटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो सपोज करो ये ए बी सी, ये 3 बच्चे हैं। ठीक है, 3 बच्चे हैं, ये छोटे छोटे हैं। एक 2 साल का है, एक 4 साल का है, एक 6 साल का है। ठीक है, अब एक बात सोचो, अब और समझते हैं। इनके फादर हैं, एफ इनके फादर है। ठीक है, एफ इनके फादर है। अब एक बात देखिए, क्या ये 2 साल 4 साल 6 साल के बच्चे कोई डिसीजन ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इनके पास कोई भी पावर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आएंगे और पूछेंगे हाँ भाई ये 2 साल का बच्चा बैठा है, ए बैठा है, इससे पूछा जाएगा हाँ भाई हमें इतने पैसे देने, और वो कहेगा हाँ हाँ अभी लेके आ रहा हूं मैं। नहीं, क्यों? क्योंकि इनके हाथ में पावर नहीं है। इनसे रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना है, जो भी डिसीजन, वो सारे का सारा डिसीजन इनके फादर लेंगे। इनके फादर, आपको क्या करना है, आपको कहां पे जाना है, कैसे रहना है, आपको क्या पहनना है, कौन से स्कूल में जाना है, वो सारे के सारे डिसीजन कौन ले रहे हैं? फादर ले रहे हैं। जितने भी डिसीजन है
वो ये लेंगे, मतलब सारे के सारी पावर, जितनी भी पावर है वो पावर किसके पास है? एफ के पास है। पॉइंट समझ आ रहा है? एफ है वो पूरी पावर कैरी कर रहे हैं। ए बी सी से रिलेटेड जितनी भी पावर्स है, जितने भी डिसीजन है, वो सारे के सारे एफ लेगा। पॉइंट क्लियर? ऐसा जो सिस्टम है उसको बोलते हैं हम यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी। अब हम यहां पे कहें कि ये तो ठीक है, हमारे पास में एग्जांपल आ गया, कैसे कैसे बनाइए, हम एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। जैसे हमारे पास में ये सेंटर है और ये स्टेट्स हैं, कोई कंट्री बनी तो उसमें छोटे छोटे स्टेट्स हैं और उनके ऊपर बैठे सेंटर। अब सेंटर के हाथ में अगर सारे के सारी पावर्स दे दी जाए, ऑल पावर्स, कि जो भी डिसीजन लेना है, जैसा भी डिसीजन लेना है, हर स्टेट उसको मानेगा। स्टेट आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो डिसीजन लेना होगा वो सेंटर लेगा। तो ऐसा जो सिस्टम होगा, इस तरीके का सिस्टम होगा, इसको बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी, ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि ये जो एग्जांपल्स है यहीं से हमें समझ आएगा कि एक टाइम पर हमें देखने को मिलेगा हमारा जो सिस्टम है वो फेडरल से यूनिटरी बनेगा। कब बनेगा, कहां पे बनेगा, वो सारी चीजें हम समझेंगे। ठीक है, तो पॉइंट क्लियर हो गया। सेंटर जो कि स्ट्रॉन्ग है, पूरी तरीके से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग। ये कहां देखने को मिलता है हमें? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, जहां पे ब्रिटेन में हमें ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसकी सुप्रीमेसी देखने को मिलती है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट सब डिसीजन लेती है। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया। यूनिटरी सिस्टम क्या है, समझ आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्फेडरेशन की। सेकंड है कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन क्या है? देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसमें भी। जैसे हमारे पास मान लो ए बी सी डी, ये चार दोस्त है, फ्रेंड्स है, ये चार फ्रेंड्स है। अब मान लो सपोज करो ये ए है, अकेला घूमता है, तो कोई भी आता है वही इसके सर पे टपली मार के चला जाता है। आया, उधर से एक टपली मार गया, फिर कोई आया, फिर टपली मार गया। ऐसे बी है, वो भी बैठा हुआ है, इधर से आया, बी को कोई अड़का के चला गया। तो ऐसा ही हमारे पास ये देखने को मिलता है। अब ये चारों के चारों लोग बैठे हैं और चारों सोच रहे हैं कि यार भाई हम करें क्या, हमारा तो जीना मुश्किल हो रहा है। इधर से जाता हूं तो इधर दो लोग मार देते मेरे को, इधर से जाता हूं तो इधर दो लोग मार देते। मुझे एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए जिससे मेरी भी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बड़ी हो जाए, मैं भी थोड़ा सा पावरफुल हो जाऊं। ठीक है, तो इन्होंने एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट करना शुरू किया। ए ने बी के साथ में, सी के साथ में, डी के साथ में, और ये चारों के चारों मिले कि भाई मैं ऐसे ऐसे परेशान हूं और लोग मेरे को ऐसे परेशान कर रहे हैं। बोले यार मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है। तो बोले ऐसा करते क्यों ना हम चारों लोग मिलकर चले, ताकि अगर कोई भी आगे से हमारे पास आए तो हम उनको चारों मिलकर उसको संभाल सके, उसको देख सके। इसके लिए इन चारों ने एक ग्रुप बनाया। ठीक है, इन्होंने कहा कि देखो हम ग्रुप में हैं, हम साथ मिलके चलेंगे, डिसीजन होगा वो हम अपने हिसाब से लेंगे। कोई भी बाहर से किसी भी तरीके का कोई भी अगर एक्टिविटी करता है तो हम चारों लोग मिलकर एक साथ उस पर रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का जो सिस्टम है, ये चार अलग अलग लोग हैं, चार अलग अलग हैं, ये मिलकर अपना डिसीजन बनाने की कोशिश करेंगे और बैठेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। इसको बोलते हैं कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन, ठीक है, ये हमें कहां देखने को मिलता है? यूएसएसआर जैसा, यूरोपियन यूनियन, ये क्या है? कॉन्फेडरेशन है। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं फेडरेशन की। इसे समझना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जो भी डिस्कशन करना है वो फेडरेशन से रिलेटेड ही करना है। ठीक है, तो फेडरेशन क्या है? फेडरेशन में हमें दो तरीके के सिस्टम देखने को मिलते हैं, दो तरीके के। ठीक है, क्या है एक एक करके समझेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो सपोज करो ए बी सी डी ई, ऐसे करके ये पांच भाई बहन है जो बैठे हुए हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसे ही बैठ के बातें कर रहे हैं। ठीक है, इनमें से ए है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, ये मैच्योर है, समझदार है, अच्छे से डिसीजन ले पाता है, बातें करनी जानता है। ठीक है, ये
क्या करना है, कैसे रहना है, वो सारी चीजों का डिसीजन लेने में बहुत अच्छा है। समझना अब इस चीज को, एग्जाम्पल को समझना। बी, सी और डी है, सी, डी और ई है, ये बैठ के सोच रहे हैं कि यार देखो, जो हमारा भाई है ए, ये अच्छा भी है, समझदार भी है, और हमारा पूरी तरीके से जो ट्रस्ट है वो ए के ऊपर बहुत अच्छे से है। ठीक है, क्योंकि जो भी डिसीजन लेना है, कैसे रहना है, वो सारे काम ए बहुत अच्छे से कर सकता है और हम ये संभाल सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, ध्यान से सुनना। इन्होंने क्या कहा, बी, सी, डी और ई, इन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, हम अपनी मर्जी से हम अपनी कुछ पावर्स, कुछ एरियाज जो डिसीजन लेने के हैं, हम वो एरियाज आपको सौंपते हैं। हम, अब ध्यान से सुनना, ये एक एग्रीमेंट कर रहे हैं। एग्रीमेंट क्या कर रहे हैं? इन्होंने कहा कि देखो, जो भी बाहर के रिलेशंस है, जो भी बाहरी रिलेशन है, उनमें किस तरीके से टैकल करना है, उनसे रिलेटेड क्या बातें करनी है, कैसे रहना है, वो सारे का सारा डिसीजन आप लोगे। हमने अपनी मर्जी से आपको पावर दी है और हम मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, और ऐसा ग्रुप बनाएंगे कि हम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, कभी अलग नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि बी बोलेगा कि यार अब भाई अब आप बहुत हो गया, आप अलग हो जाइए, मैं डिसीजन अपने लूंगा। नहीं, मेरे पर्सनल डिसीजन है वो तो मैं लूंगा ही, पर्सनल डिसीजन है वो तो लेने ही है, वो मैं खुद लूंगा। लेकिन जो जितने भी हाई लेवल के जो भी बाहरी रिलेशन है, उनको कैसे चलाना है, किस तरीके से रहना है, वो सारे डिसीजन आप लीजिए और मिल के लेंगे हम। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर। तो इस तरीके का इन्होंने एग्रीमेंट किया, हम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, जिसको हम यहां पे बोलते हैं सिसीड करना, एक दूसरे से अलग होना। अलग नहीं होंगे, मिलकर चलेंगे। तो इस तरीके का जो सिस्टम है, इसको बोलते हैं हम फेडरेशन। एक सिस्टम तो फेडरेशन का ये है, ठीक है, जहां पे अपनी पावर्स अपनी मर्जी से दूसरे को दी है कि भाई आप चलाइए हमारे बेस पे। समझना अब इस चीज को। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। अब दूसरा केस समझिएगा, यहां एग्रीमेंट हो रहा है, ध्यान रखना एग्रीमेंट है। अगर मैं बात करता हूं ए, बी, सी और डी, ये चार हैं, बच्चे हैं किसके? एफ के। ये एफ था, उसी तरीके से एफ है कोई, ठीक है, जो जिसका नाम क्या है? फादर, जो कि फादर है किनका? ए का, बी का, सी का, डी का। ठीक है, इन्होंने कहा कि देखो भाई, आप ए हो, आप बी हो, आप सी हो, आप डी हो। ठीक है, पॉइंट क्लियर। मैं, क्योंकि आप चारों के चारों भाई हो, मेरे बेटे हो आप सारे, ठीक है, तो एक काम करता हूं, कल को हो सकता है आपके बीच में लड़ाई हो जाए, हो सकता है कल को आपके बीच में किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो, किसी तरीके की बहस हो, तो मैं एक काम करता हूं, आपके बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूं, मैं आपके एरियाज डिवाइड कर देता हूं, आप सबको मिलाकर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन आपके बीच में करता हूं। तो इन्होंने, एफ ने, क्योंकि ये है पूरा का पूरा एक फैमिली, पूरे फैमिली में ही है, इन्होंने, एफ ने क्या कहा कि मैं कुछ पावर्स ए को देता हूं, कुछ पावर्स बी को देता हूं, कुछ पावर्स सी को देता हूं और कुछ पावर्स डी को देता हूं। इस तरीके से इन्होंने पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया। किसने? फादर ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। किसके बीच में? अपने बच्चों के बीच में। ठीक है, कहां से? ऊपर से पावर आ रही है। क्या यहां पे हमें कहीं भी एक एग्रीमेंट देखने को मिलता है? नहीं, यहां हमें कोई एग्रीमेंट देखने को नहीं मिलता कि भाई देखो फलानी जगह आपको जाना है, फलानी जगह आपको जाना है, वहां की रिश्तेदारी को आप देखोगे, वहां की रिश्तेदारी को आप देखोगे, कैसे आपको रहना है, किस तरीके से, जब तक, ध्यान से सुनो, जब तक मैं रहूंगा, यहां पे क्या बोल रहा है? जब तक मैं रहूंगा आप लोग अलग नहीं हो सकते, आप लोगों को साथ ही रहना पड़ेगा, एक साथ रहना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है? ये भी एक तरीके का फेडरेशन है, लेकिन यहां कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, किसी तरीके का कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है कि भाई मैं बस इतने टाइम रहूंगा, मेरा डिसीजन खुद का होगा। ए कह रहा है कि पापा मेरा पर्सनल डिसीजन मैं खुद लूंगा। भाई रुक जा,
मैं बताऊंगा आपको कहां तक डिसीजन लेने हैं, पर्सनल वर्सनल कुछ नहीं है तेरा, ठीक है। बी कह रहा है नहीं नहीं मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है आपसे, आपकी फैमिली आप जानो। नहीं भाई, आपको रहना यही है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी मेरी है, यहां मेरा हक है। पॉइंट समझ आ रहा है? तो इस तरीके का जो सिस्टम है ये भी एक फेडरेशन ही है। फेडरेशन हमें दो तरीके के देखने को मिलते हैं। वो सारा खेल किस पे है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे। यहां पे हमें देखने को मिलता है नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर हमें पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होते हुए नजर आ रहा है। नीचे वालों ने पावर ए को दे रखी है, इसको बोलते हैं हमारे पास में बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या हो गया? नीचे से पावर ऊपर गई है, स्टेट्स ने अपनी पावर, कुछ पावर्स सेंटर को दी है। यहां पे हम बात करते हैं तो यहां हमें देखने को मिलता है कि सेंटर ने ये जो पावर है, ये पावर ऊपर से नीचे आई है, मतलब टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? यहां भी किसी को अलग होने का हक नहीं है, यहां भी किसी को अलग होने का हक नहीं है। जो चाहेंगे, हो सकता है कल को ए के बारे में बोला जाए भाई देखो अब से मैं चाहता हूं कि आपकी थोड़ी सी पावर और बढ़ा दी जाए। देखो अब फादर के हाथ में है, वो चाहे तो ए का नाम बोले नहीं बेटा देख आज जमाना चेंज हो गया तो ऐसा करना चाहिए, हमें तेरा नाम चेंज कर देना चाहिए। बी को बोला है कि आपका नाम बी नहीं, आपका नाम और कुछ बना देते हैं। सी को बोला आपकी जो बाउंड्री है, आपका जो एरिया है, जो कल तक आप इस स्कूल में जाते थे, आप अब यहां छोड़ो, अब दूसरे में जाइए। सारे डिसीजन कौन ले रहा है? एफ ले रहा है। सारे डिसीजन कौन ले रहा है? एफ ले रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां पे बात करेंगे कि ये टूटने वाला नहीं है, इनडिस्ट्रक्टिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, लेकिन डिस्ट्रक्टिबल स्टेट है। स्टेट जब चाहे स्टेट को मॉडिफाई किया जा सकता है, उसकी बाउंड्रीज में चेंज किया जा सकता है, उसके नाम में चेंज किया जा सकता है। इनडिस्ट्रक्टिबल, ये टूटने वाला नहीं है, ये ग्रुप टूटेगा नहीं, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टिबल, सॉरी इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। पॉइंट समझ आ गया? यहां पे स्टेट्स के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी से पावर उठा के यहां पे दी है, अपनी मर्जी से पावर, नीचे से पावर ऊपर दी है। यहां पे होल्डिंग टुगेदर सिस्टम देखने को मिलता है, एक तरीके से होल्डिंग टुगेदर, कि ये कह रहे हैं कि भाई मैं जब तक हूं मैंने आपको बांध के रखा है, आपको बिठा के रखा है, ठीक है। तो ये वाला जो सिस्टम हमें देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ये वाला जो सिस्टम देखने को मिलता है ये है हमारा इंडिया, जहां पे हमें कौन सा? टॉप डाउन अप्रोच देखने को मिलता है। टॉप डाउन कि इंडिया है, स्टेट्स है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी जो भी डिस्कशन होगा वो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए होगा, यूएस के साथ में कंपैरिजन करते हुए होगा कि यूएस का फेडरेशन है, यूएसए में भी फेडरेशन को फॉलो किया जाता है, इंडिया में भी फेडरेशन को फॉलो किया जाता है। पॉइंट क्लियर? लेकिन क्या है ये? अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पॉइंट क्लियर हो गया? यूनिटरी सिस्टम, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन क्या है, किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है, समझ आ गया? समझ आ गया? तो चलो अब यहां से हम समझने की कोशिश करेंगे कि देखो अब एक क्वेश्चन आया, सबसे पहले हम उसको एड्रेस करते हैं और समझते हैं कि पहली चीज तो ये आई कि भाई हम ऐसा क्यों नहीं करते कि यूएसए भी फेडरेशन को यूज कर रहे हैं तो हमें भी फेडरल बनना चाहिए यूएसए के जैसा। हम अपनी मर्जी से जो हमने फेडरल सिस्टम बनाया है इसको छोड़ के हम यूएसए के फेडरल सिस्टम की तरह क्यों नहीं रहते। और एक क्वेश्चन आया कि हमारे पास में आर्टिकल 1 है, उसमें लिखा है यूनियन ऑफ द स्टेट, इनका मीनिंग क्या है?
एक एक करके समझते हैं अब इस चीज को। देखो अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी के सामने क्वेश्चन आ रहा है कि आपने जो आर्टिकल 1 बनाया, आर्टिकल 1, उसमें लिखा हुआ है यूनियन ऑफ द स्टेट। इसका मतलब क्या है? यूनियन ऑफ द स्टेट का मतलब क्या है? क्या ये यूनिटरी सिस्टम को फॉलो करने को बोल रहे हैं? क्या है ये यूनियन? मतलब एक ही तो हुआ, क्या मतलब है इसका? तो यहां पे बी.आर. अंबेडकर जी ने बोला कि इसका मतलब हम यहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं फेडरल सिस्टम को, हम जो फॉलो करेंगे वो फेडरल सिस्टम है, ना कि यूनिटरी सिस्टम। जो यूनियन है, ये जो वर्ड है, ये इंडिकेट करता है यूनिटी को, यूनिटी ऑफ द स्टेट्स को। मतलब जो इंडिया बना है वो इन स्टेट्स की यूनिटी से बना है और कोई इसको तोड़ नहीं सकता। ठीक है, ये जो यूनिटी है, ये वर्ड यूनिटी है, ना कि यूनिटरी है। पॉइंट क्लियर? तो इस चीज को एक्सप्लेन किया गया कि आप यहां से सिसीड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है यूनिटी, इसमें जो स्टेट्स प्रेजेंट है वो स्टेट अपनी मर्जी से छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। क्लियर? पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है। दूसरी चीज हमारे पास में आती है कि आखिर हमने ये बात तो ठीक है कर ली कि हम फेडरेशन है, यूएसए में भी फेडरेशन है, तो इंडिया में भी फेडरल सिस्टम है, तो हम यूएस वाला फेडरल सिस्टम क्यों फॉलो नहीं करते? तो उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे होमोजिनिटी है, होमोजिनिटी। एक तरीके से हम बात करें तो वहां पे यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है सोसाइटी में, एडवांस्ड सोसाइटी देखने को मिलती है। तो हम वहां पे इस तरीके का सिस्टम देख सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहां पे अगर हम बात करें इंडिया में, तो वास्ट एक्सपेंस है, डाइवर्सिटी, यहां पे जो डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी नहीं है, इतनी डाइवर्सिटी नहीं है, होमोजिनिटी वहां पे। हमारे यहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो हम इस तरीके से सबके हाथ में पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। हमारे पास में जो फेडरल सिस्टम है हमारा वैसा बहुत अच्छा है। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर है? तो हम इस तरीके का सिस्टम देखते हैं जहां पे हमें समझने को मिलेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे हम डिस्कशन करेंगे वो ये है कि वो कौन से एरियाज है जहां पे हम बोल रहे हैं कि हमारा सिस्टम, जैसे बहुत सारी जगह पे बोला गया कि हमारा सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है, बहुत जगह पे बोला गया नहीं नहीं हमने देखा है यूनिटरी सिस्टम है। जब हम डिस्कशन करते हैं तो यूनिटरी सिस्टम के तरीके से काम करता है। और कुछ जगह पे ऐसे है कि जहां पे प्रोफेसर केसी वेयर है, अलग अलग करके हम बात करेंगे, डी.डी. वासु के बारे में, और त्रिपाठी एक प्रोफेसर है, उन्होंने बोला कि हमारा जो सिस्टम है वो यूनिटरी सिस्टम है। केसी वेयर कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो क्वासी फेडरल फीचर शो करता है, क्वासी फेडरल। आखिर क्यों, कैसे बोल रहे हैं ये? हमें अब इस चीज को समझना है कि कब हमारा जो सिस्टम है फेडरल सिस्टम से हमें यूनिटरी सिस्टम की तरफ टिल्ट होता हुआ नजर आता है, या हम बात करें सेंटर स्ट्रोंग है। जो हमने बोला पहला पॉइंट कि जो हमारा डिस्कशन होगा वो फेडरलिज्म विद स्ट्रोंग सेंटर। अब उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि स्ट्रोंग सेंटर आखिर क्यों, कैसे बोल रहे हैं हम स्ट्रोंग सेंटर। पॉइंट क्लियर? तो अब इस चीज को समझने की और जानने की कोशिश करते हैं और इसे देखते हैं अब। ठीक है, तो एक एक करके उन पॉइंट्स को समझेंगे और देखेंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज आती है पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। पावर्स, क्योंकि सारा खेल किसका है? पावर का है। सारा खेल किसका है? पावर का। मेन चीज क्या है? पावर। देखो अब उसे समझते हैं। पहला पॉइंट है दैट इज पावर्स। पावर्स, ठीक है, पावर्स कह दो या सब्जेक्ट कह दीजिए। जैसे एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखिए, या फिर हमने जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, अभी आगे चल के देखेंगे शेड्यूल क्या होता है,
तो यहां पे एक शेड्यूल है 7 शेड्यूल, और उसमें मेंशन्ड है लिस्ट। लिस्ट मेंशन है, और वो लिस्ट क्या है? लिस्ट ये है कि देखो, सेंटर आपका एरिया ये होगा, सेंटर का एरिया ये होगा, स्टेट आपके ये एरियाज होंगे। आपके लिए एक लिस्ट बना देते हैं, आप सिर्फ इसी पे ही काम करोगे। ऐसा नहीं है कि आप जाओगे और जो सेंटर के लिए लिस्ट बना रखी है आप उसको काम करना शुरू कर दोगे, उस पर लॉज बनाना शुरू कर दोगे, कहोगे हम तो यहां पे कुछ ना कुछ लॉ लेके आना चाहते हैं। नहीं, सेंटर का काम होगा सेंटर की लिस्ट पे काम करना। सेंटर लिस्ट, या इसको बोलते हैं हम यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट सेंटर के लिए कौन सी लिस्ट है? यूनियन लिस्ट। स्टेट के लिए कौन सी लिस्ट है? तो स्टेट लिस्ट। आप एक दूसरे की एरिया में नहीं जाओगे, एक दूसरे की लिस्ट में झुक के देखने की कोशिश नहीं करोगे कि सेंटर की लिस्ट है, सेंटर कह रहा है कि मैं तो नहीं, मैं तो स्टेट लिस्ट में जाऊंगा और उस पे एक्ट बनाने की कोशिश करूंगा। नहीं, हाँ, स्टेट चाहे तो बनवा सकते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से उस लिस्ट में ताक झाक करने की कोशिश नहीं कर सकते। उसी तरीके से स्टेट भी ऐसा नहीं है कि मन में आया तो फिर उठ के देख रहे हैं कि दिखाओ ये अच्छा आपका एरिया है, चलो मैं इसमें एक्ट बनाता हूं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो बोले फिर कुछ ऐसे भी तो एरिया होंगे जहां पे दोनों मिलके भी तो बैठ सकते हैं। ऐसा थोड़ी आपने तो बिल्कुल अलग कर दिया, सेंटर अलग कर दिया, स्टेट अलग कर दिया। बोले हाँ बिल्कुल, ऐसे भी एरियाज हैं जहां पे दोनों मिलके काम करेंगे, सेंटर और स्टेट। सेंटर और स्टेट दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों मिलकर काम करेंगे, उनको बोलते हैं हम कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट ये वो लिस्ट होगी जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर एक्ट बना सकते हैं। स्टेट को लग रहा है कि मेरे को ये इस तरीके का एक्ट लेके आना चाहिए, तो वो ला सकते हैं। अगर यदि सेंटर को लग रहा है कि मुझे लाना चाहिए एक्ट, तो वो ला सकते हैं। अब ध्यान से सुनना एक इंपॉर्टेंट बात, ये बात तो ठीक है, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां तो हमें फेडरल सिस्टम नजर आ रहा है कि बहुत अच्छी बात है, हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनना और समझना, यहां पे हमारे पास में क्या हो रहा है, ये जो लिस्ट है, यहां पे कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक कोई लॉ है, उस सेम लॉ पे स्टेट कहे कि मैं लॉ बना रहा हूं, ऐसा ऐसा लॉ है, मैंने बता दिया। थोड़े टाइम बाद में सेंटर कह दे कि भाई मेरे को भी लॉ बनाना है अब इस पे, तो उस टाइम पर सेंटर ने जो लॉ बनाया है वो लॉ प्रिवेल कर जाएगा किस पर? स्टेट पर, कि भाई आपका लॉ नहीं चलेगा, आप हटिए साइड में। अब स्टेट कहेगा मैंने बनाया था भाई, मैंने भी सोच समझ के बनाया इस पे एक्ट। बोले नहीं, आप हटिए साइड में, आपका लॉ नहीं चलेगा, यहां चलेगा सेंटर का। अभी तक हम क्या देख रहे थे? फेडरल पावर, कि भाई दोनों में बराबर बराबर पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, सेंटर के पास भी स्टेट के पास भी। हमने कहा ठीक है, लेकिन यहां पे क्या हो गया, जब सेम लॉ बनाने की बात आई, सेम लॉ, तो उस टाइम में सेंटर का लॉ प्रिवेल कर गया किस पर? स्टेट पर। इस जगह पे हमें देखने को मिलता है यूनिटरी टिल्ट। यही केस हम यूएस की बात करते हैं, क्योंकि कंपैरिजन जब करेंगे तो यूएस के साथ करके चलेंगे कि यूएस में किस तरीके का सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो यूएस में क्या होगा, अगर कोई भी ऐसा केस है जहां पे लॉ बनाने की बात आती है, तो वहां पे क्योंकि पावर्स किसने दे रखी है? पावर्स दे रखी है स्टेट ने। स्टेट ने पावर अपनी दे रखी है वहां की जो कांग्रेस है उसको। ठीक है, पॉइंट क्लियर? तो इसी वजह से जो भी पावर बनाने की ऐसा कोई भी मैटर होगा, तो वहां पे स्टेट बड़ा होगा। स्टेट कहेगा कि मैं जो डिसीजन लूंगा वो फाइनल होगा। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो हमारे पास में पहला पॉइंट जहां से हमें यूनिटरी टिल्ट देखने को मिलता है। पॉइंट क्लियर? एकदम पॉइंट क्लियर? ठीक है, दूसरी बात करते हैं। अब कई बार ये ऐसा भी हो जाता है, भाई 1950s की बात चल रही है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस टाइम पर ऐसा थोड़ी है कि सारे के सारे जो भी अब आगे आने वाले जो टाइम होगा इन फ्यूचर, क्या सारे के सारे पॉइंट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं?
ऐसा भी तो होगा, आगे जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे वैसे हमारे पास में नई चीजें भी आएंगी, नया पॉइंट भी आएगा, तो हम उन चीजों को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब वहां तो नहीं है ना उस टाइम में, तो अब एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं रेजिड्यूरी पावर। जो हमारे पास में हमें पता है वो तो हमने लिस्ट में डाल दिया, लेकिन ऐसी भी एक लिस्ट होगी जो हमें नहीं पता, रेजिड्यूरी पावर। भाई आज के टाइम में नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है। जैसे आजकल हम देखें तो ऑनलाइन गेमिंग हो गया, बिटकॉइन हो गया, एंड सो ऑन। अब ये चीजें पहले तो नहीं थी, ये तो अब आई है। तो अब ऐसी चीजें जहां पे लो आगे बनेगा, ऐसी पावर्स जहां पे हमारे पास में, जहां पे पावर आएगी, या ऐसे कोई भी जो मैटर होंगे, सब्जेक्ट होगा जो आगे आने वाले टाइम में होगा, वहां पे लो बनाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास में है, मतलब सेंटर के पास है। स्टेट नहीं बना सकता, स्टेट ऐसे लॉज नहीं क्रिएट कर सकता। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो ये हमारे पास आता है सेकंड पॉइंट, जहां पे हमें देखने को मिलता है क्या, कि सेंटर के पास में पावर ज्यादा है, यूनिटरी टिल्ट। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अब यही चीज अगर यदि हम यूएस की बात करें, तो यूएस की देखें तो यूएस में हमें क्या देखने को मिलता है, तो यूएस में हमें देखने को मिलता है कि भाई ऐसा कोई भी मैटर होगा जो हमें नहीं पता अभी फिलहाल, आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा, तो उन पर मैटर पे जो भी लॉ बनेगा वो स्टेट्स क्रिएट करेंगे, स्टेट्स बनाएंगे। उसमें सेंटर नहीं बनाएगा, सेंटर नहीं कहेगा कि मैं बता रहा हूं ये बनाना है, ये करना है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सेकेंड, थर्ड हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, दैट इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? ये देखो, एक तरीके से हमारे पास में जो जितने भी फीचर्स हैं, जो भी हमारे पास में सैलेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सारे के सारे इसमें कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि अलग से कोई और फीचर बचेगा या कि कुछ भी, जितने भी फीचर होंगे वो लगभग इसमें कवर होंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, अब सेंटर के लिए, स्टेट के लिए, दोनों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास। पूरे का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे का पूरा एक ही है। उसमें हमारे पास में सेंटर से रिलेटेड भी पॉइंट है, उसी में हमारे पास स्टेट से रिलेटेड भी पॉइंट है, दोनों को मिला के भी है। तो वो सारे की सारी चीजें सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारे पास एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट के लिए भी, सेंटर के लिए भी। लेकिन हम बात करते हैं यूएस के लिए, तो यूएस के केस में सेंटर अपना कॉन्स्टिट्यूशन रखता है, स्टेट अपना कॉन्स्टिट्यूशन रखता है। स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो हमारे पास देखने को मिलेगा यहां पे ड्यूअल कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? तो 3 पॉइंट मैंने बोले, पावर का किस तरीके से उनमें डिस्ट्रीब्यूशन है, रेजिड्यूरी पावर होंगी तो उन पे कौन बनाएगा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे, जहां हमें यूनिटरी टिल्ट देखने को मिलेगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही है, सेंटर के पास भी, स्टेट के पास भी। अब यहां पे बात आई, ध्यान से सुनना, अमेंडमेंट करने की, कि यहां एक आर्टिकल है 368 और उसमें बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट कर सकते हो, फ्लेक्सिबल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कैसे अमेंडमेंट कर सकते हैं ये हम पीछे देख चुके हैं, क्या होता है अमेंडमेंट वो हम देख चुके हैं। आगे चल के देखेंगे कि अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं, वो आगे चल के समझेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम ये समझते हैं कि जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट, नेक्स्ट पॉइंट, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ठीक है। देखो, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो सेंटर के लिए और स्टेट के लिए, दोनों के लिए हमारे पास में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर भी और स्टेट भी। तो होना ऐसा चाहिए कि मान लो स्टेट ने चाहा कि हमें इस तरीके का चेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कर देना चाहिए,
इस तरीके का पॉइंट हमें कर देना चाहिए, ये बदलाव करना चाहिए। तो सेंटर उसमें क्या बोलेगा कि ठीक है भाई, आपका भी राइट है, आप भी कर सकते हो, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे हमें देखने को मिलता है कि अमेंडमेंट से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से रिलेटेड अगर कुछ भी करना है तो वो पार्लियामेंट ही करेगा। पार्लियामेंट के हाथ में ये है, पार्लियामेंट भी बदलेगा बस। ऐसा नहीं है कि स्टेट्स को बोला जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, आप चेंज करना चाहते हो, लो भाई आप कर दो। नहीं, स्टेट्स के पास से कोई भी बिल कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजमेंट को लेकर नहीं हो सकता। यहां पे हमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजमेंट करना है तो हम क्या देखेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा 3 तरीके के पॉइंट, जहां पे हम डिस्कशन कर चुके हैं पीछे कि आपको मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी, आपको स्पेशल मेजोरिटी, और स्पेशल में हो सकता है आप एक तरीके से स्पेशल में जैसे 2/3, वो स्पेशल मेजोरिटी वहां पे आगे चल के हम डिस्कशन करेंगे। अगर हमें स्टेट्स में जहां पे फेडरेशन को लेके कोई डिस्टरबेंस है या उससे रिलेटेड कोई भी चेंजमेंट करना है तो वहां पे स्पेशल मेजोरिटी तो है ही, लेकिन साथ में वहां पे 50% स्टेट्स मिलकर उसको डिसाइड करेंगे। मतलब 50% जो स्टेट्स है उनका भी डिसीजन मैटर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके का पॉइंट देखने को मिलता है। तो थोड़ा बहुत रिजिड है लेकिन फ्लेक्सिबल है, और सारा खेल कौन खेल रहा है, पार्लियामेंट। जो भी चेंजमेंट करना है उससे रिलेटेड पार्लियामेंट ही देखेगा, यहां पे स्टेट्स का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ यूएस की, तो यहां पे चेंज करना कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत डिफिकल्ट है, अमेंडमेंट करना डिफिकल्ट है। कैसे, क्योंकि यहां पे पहले तो सेंटर का अप्रूवल प्लस फिर इसके बाद में 2/3 जो स्टेट्स है उनसे अप्रूवल, तब जाके आप उसमें चेंजमेंट कर सकते हो। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे यूनिटरी टिल्ट देखने को मिलता है। इस बेसिस पे बोला जाता है कि हमारे पास में डिस्कशन करेंगे कि पार्लियामेंट की तरफ या पार्लियामेंट के पास में पावर ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग पावर्स है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। ऐसे ही हमारे पास अगला पॉइंट देखते हैं। मान लो सपोज करो किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना है, स्टेट का नाम चेंज करना है, स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है, स्टेट का बॉर्डर जो भी है, एक को छोटा करना है, बड़ा करना है, कुछ भी चेंज, जैसा भी चेंज स्टेट में, नाम हटाना है या स्टेट ही खत्म करना है, नया स्टेट इंक्लूड करना है, वो सारे का सारा खेल कौन खेलेगा, सेंटर खेलेगा। सारा खेल सेंटर के हाथ में है, सेंटर चाहेगा वो करेगा। ऐसा नहीं है कि स्टेट की मर्जी चलेगी उसमें, ऐसा नहीं हो सकता। यहां से हमें समझने को मिलता है कि जहां हम बोलते हैं ना कि डिस्ट्रैक्टेबल, अगर यदि मान लो सपोज करो मेरे पास में ये पूरे का पूरा इंडिया है, ठीक है, इस तरीके से हम देख रहे हैं, तो हमें यहां पे थोड़ा सा भी चेंज करना है। मान लो एक स्टेट यहां तक था और हम चाहते हैं कि अब ये स्टेट ना रहे, तो ये स्टेट इतना हो जाए, तो ये जो चेंजमेंट किया ये दूसरा बना देते हैं। ये जो क्रिएशन है, क्रिएशन है, ये क्रिएशन हम क्या कर सकते हैं, सेंटर के हाथ से ही करवा सकते हैं, सेंटर ही कर सकता है। इसीलिए हमारे पास में क्या बोला जाता है, हम क्या बोलते हैं, ये इंडिया तो एज इट इज रहेगा, इंडिया के एरिया में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, इंडिया जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन क्या होगा, स्टेट्स के अंदर चेंजमेंट ये कर सकते हैं, उनको तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, उनको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं। मतलब इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रैक्टेबल स्टेट्स, ये जो टर्म है हम यहां से यूज करते हैं कि एक ऐसा यूनियन है जिसको नहीं तोड़ सकते, लेकिन स्टेट्स को हम तोड़ सकते हैं। यही केस अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यूएसए में क्या है, यूएसए में आप अगर यदि किसी भी स्टेट के साथ छेड़खानी करना चाहोगे तो आप इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते उसको।
आप उसके स्टेट्स के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। आपके पास में, सेंटर के पास में ऐसी पावर नहीं है कि वो उस यूनियन से भी अलग कर दे या किसी भी स्टेट को छोटा करना है, स्टेट को बड़ा करना है, नहीं, सेंटर के पास पावर नहीं है। ये पावर स्टेट्स खुद डिसाइड करेगा कि मेरे को करना है या नहीं करना। यहां पे स्टेट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका मन किया स्टेट का नाम चेंज करना है, कर दो, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। यहां पे नहीं कर सकते आप। यहां पे अगर चेंज करना है तो पहले स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम ऐसा करना चाहते हैं, क्या ये अलाउड है या नहीं है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स की। इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स, देखो अगर यदि हम बात करते हैं यहां पे स्टेट्स की, जैसे पहले हम बात कर लेते हैं यूएस के बारे में, वो समझ लेते हैं। यूएसए और इंडिया दोनों को कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे। देखो जैसे मैंने कहा, मान लो सपोज करो वहां पे कोई भी 3 स्टेट्स है, ए बी सी, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। यहां से लोग जाएंगे सेंटर में जाएंगे, ठीक है। इंडिया में है ऐसे ही स्टेट ए बी और सी, यहां से भी उठ के कुछ लोग सेंटर में जाएंगे। भाई स्टेट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव तो भेजेंगे ना, अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे और वो जाएंगे सेंटर में, तभी तो हम सेंटर की पावर चलाएंगे। जो पावर होगी वो तभी तो चलेगी। यहां पे हम क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज जो अपॉइंट होते हैं वो कहां से जाएंगे, इलेक्ट करेंगे। जो एमपी जो इलेक्ट होंगे वो कहां से जाएंगे, स्टेट से, ठीक है। अब ध्यान से सुनना और समझना, इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स यहां पे क्या है, ये यूएस का मॉडल है, ये इंडिया का मॉडल है। यूएसए क्या कहता है कि भाई मुझे कोई लेना देना नहीं है ए के पास कितनी पॉपुलेशन है, ए का कितना एरिया है, हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है हमें। हमारा सिंपल सा काम होगा कि ए के पास से भी 2 बंदे आने चाहिए, बी के पास से भी 2 बंदे आने चाहिए, सी के पास से भी 2 बंदे आने चाहिए। मतलब हर स्टेट अपने 2-2 रिप्रेजेंटेटिव्स उठाएगा और वो भेजेगा सेंटर में, वो लोग बैठ के डिसीजन लेंगे। मतलब सेंटर जो बनेगा वो बनेगा 2-2 लोगों का रिप्रेजेंटेशन। मतलब हर स्टेट का ईच स्टेट हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। कहां पे, यूएस में। यहां से हर जगह से 2-2 बंदे जा रहे हैं। कितनी पॉपुलेशन है कोई मैटर नहीं है, कितना एरिया है कोई मैटर नहीं है उस स्टेट का। मतलब हम यहां पर अगर समझने की कोशिश करें तो पीपल इक्वल है, नहीं, पीपल इक्वल नहीं है, यहां पे स्टेट्स इक्वल है यूएस में। लेकिन यही बात अगर हम इंडिया की करें तो मान लेते हैं ए है, यहां पे 500 लोग हैं, यहां पे 400 लोग हैं, यहां पे 300 लोग हैं। मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि इंडिया में क्या है, ए में 500, बी में 400, सी में 300। अब हमने एक रूल बनाया है, एक एग्जांपल है, उससे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 100 लोगों पर एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। 100 लोग, स्टेट की जो भी हमारे पास में पॉपुलेशन होगी उसमें से 100 लोगों की पॉपुलेशन पर एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन किसका, लोगों का। तो यहां से कितने एमपी जाएंगे, यहां से 5 जाएंगे, ए से 5 लोग जाएंगे, बी से 4 लोग जाएंगे, सी से 3 लोग जाएंगे। ऐसे करके ये लोग इलेक्ट होंगे और फिर ये पहुंचेंगे सेंटर में। ए से 5, बी से 4, सी से 3। यहां पे ऐसा है कि पॉपुलेशन, मेन चीज किस पे आएगी, पॉपुलेशन पे, कि ए की पॉपुलेशन देखो, बी की पॉपुलेशन देखो, हर स्टेट की पॉपुलेशन देखिए, और उनके रिप्रेजेंटेटिव वहां से इलेक्ट होके जाएंगे और फिर सेंटर में जाके डिसीजन लेंगे। पॉइंट क्लियर है? तो हमारे यहां पे क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। स्टेट्स की इक्वलिटी मैटर नहीं कर रही है कि स्टेट इक्वल है, यहां पे मैटर किसका है, पॉपुलेशन का, पीपल का। पॉइंट क्लियर? तो हमें यहां पे क्या देखने को मिलता है, ये इस तरीके का डिफरेंस देखने को मिलता है, इक्वलिटी ऑफ स्टेट नहीं।
हमारे यहाँ पे लोग इक्वल है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो ये पॉइंट हमारे पास में ध्यान रखने हैं, सेंटर में किस तरीके से लोग जा रहे हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर हम डिस्कशन करें तो नेक्स्ट पॉइंट है सिटीजनशिप। नेक्स्ट पॉइंट है सिटीजनशिप। देखो, अगर हम सिटीजनशिप की बात करें तो हमें देखने को मिलता है इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, सिंगल सिटीजनशिप, और यूएस में ड्यूअल। जैसे ड्यूअल कॉन्स्टिट्यूशन है उसी तरीके से कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप का। अभी समझते हैं इस चीज को। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज सिटीजनशिप। इंडिया और यूएस, यूएसए और इंडिया, ठीक है। यूएस में हमें देखने को मिलता है सेंटर, इसके लिए अलग से सिटीजनशिप चाहिए आपको। अगर आप बात करोगे स्टेट्स की तो ये कहेंगे भाई हमें अपनी सिटीजनशिप चाहिए। मतलब किसी को भी अगर यदि यूएसए में रहना है, सिटीजनशिप क्या होती है? सिटीजनशिप होती है एक्चुअल में मेंबरशिप। मेंबरशिप, आप किसी भी सोसाइटी के मेंबर बनना चाहते हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी वो आगे चल के हम डिस्कशन करेंगे कि हमारे इंडिया में किस तरीके का कॉन्सेप्ट चलता है सिटीजनशिप लेने के लिए, वो आगे चल के होगा। तो अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि आप यूएसए की सोसाइटी के मेंबर बनना चाहते हो तो आपको वहां पे 2 सिटीजनशिप लेनी पड़ेंगी। जैसे आप अभी फिलहाल के लिए ये कहते हो, कोई आपसे पूछे आप कौन हो तो आप कहोगे हम इंडियन है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। ये नहीं बोलोगे मैं हरियाणा का अलग से हूं या मैं एमपी से हूं, एमपी का हूं, मेरी जो एक तरीके से सिटीजनशिप है वो एमपी की है, इंडिया की अलग है। नहीं, हम सभी इंडियन हैं, एक सिटीजनशिप है। लेकिन यूएसए की बात करते हैं तो यूएस की अलग होगी, सेंटर की अलग होगी। स्टेट्स में रहना है तो वहां जिस स्टेट में रहोगे तो उस स्टेट की भी मेंबरशिप आपको लेनी पड़ेगी, मतलब 2 सिटीजनशिप लेनी पड़ेंगी। और इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज की बात कर लेते हैं। पब्लिक सर्विसेज हो या फिर कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, जैसे हमारे पास इंडिपेंडेंट बॉडीज की बात करें, जैसे हमारे पास में बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, जैसे हम बात करते हैं कैग की, जैसे हम यूपीएससी की बात करते हैं एंड सो ऑन। ये सारे क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडीज है। उसी में पब्लिक सर्विसेज भी है। मेन रोल किसके लिए प्ले कर रहे हैं? सेंटर के लिए। पब्लिक सर्विसेज में हमारे पास में क्या होता है, जैसे यूएस की बात करते हैं तो अगर आपको यूएस के सर्विस कमीशन में जाना है आपको, तो वहां पे सेंटर, अगर आपको सेंटर के लिए अप्लाई करना है तो आप सिर्फ सेंटर के लिए ही काम करोगे, सेंटर के पास ही काम करोगे। अगर आपने किसी स्टेट में सर्विस कमीशन को ज्वाइन करना है, आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको स्टेट पे ही रहना पड़ेगा, वहीं पे ही आपको जॉब करनी पड़ेगी, वहीं पे आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। लेकिन अगर यदि हम बात करते हैं पब्लिक सर्विस की इंडिया में, तो सेंटर, जैसे यूपीएससी की बात करते हैं, ये सेंटर कंडक्ट करवा रहे हैं, पेपर होगा, एग्जाम होगा, आपने क्लियर किया, आप उसके बाद जब अपॉइंट होगे तो आप अपॉइंट होके जाओगे सेंटर से स्टेट में, आपकी अपॉइंटमेंट स्टेट में होगी। आप यहां से उठ के आपको एक कैडर दिया जाएगा, आप एक स्टेट में जाके वहां पे उसको गवर्न करोगे। मतलब सेंटर का रोल देखने को मिल रहा है। अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? सेंटर, लेकिन जॉब कहां कर रहे हो? स्टेट में। मतलब आप इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हो स्टेट को सेंटर के हाथों के थ्रू। पॉइंट समझ आ रहा है? पॉइंट समझ आ रहा है? तो हमारे पास में ये डिफरेंस, यहां से भी हमें सेंटर की तरफ टिल्ट देखने को मिलता है। इलेक्शन कमीशन ये भी क्या काम कर रहा है? सेंटर के थ्रू काम कर रहा है। कैग एक ही बॉडी है, यूनिटरी टिल्ट,
पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। उसी तरीके से हम बात करते हैं जुडिशियल सिस्टम की। जुडिशियल सिस्टम ये भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इंटीग्रेटेड मतलब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट्स है, हाई कोर्ट के नीचे लोअर कोर्ट्स है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, जो लोअर कोर्ट्स है वो सारे हमें देखने को मिलते हैं। ये एक हायरार्की हमें देखने को मिलती है। सारे का सारा रोल यहां है। इंटीग्रेटेड सिस्टम देखने को मिलते हैं, इंडिपेंडेंट लेकिन इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो यहां पे हम बात करें यूएस की, तो यूएस में हमारे पास अलग है, वहां पे सेंटर के लिए अलग होगा, स्टेट के लिए अलग होगा। सेंटर अपना जुडिशियल सिस्टम अलग तरीके से देखेगा। अगर सेंटर का कोई भी केस है तो वो सेंटर के पास ही जाएगा, अगर स्टेट का कोई केस है तो वो सेंटर स्टेट की, जो स्टेट की जुडिशरी है उसी के पास जाएगा। आपस में एक दूसरे के पास में कॉन्फ्लिक्ट का मैटर नहीं डिस्कशन होगा। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। उसी तरीके से हमारे पास में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी ये वो सिस्टम है जब पूरे का पूरा सिस्टम, जब इमरजेंसी की बात आती है तो यहां पे हमें देखने को मिलेगा जो स्टेट्स हैं उनकी पावर किसके पास चली जाती है, सेंटर के पास। पूरी तरीके से हमें यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलता है। जब इमरजेंसी का केस आएगा, जब हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, अगर हम स्टेट इमरजेंसी की बात करते हैं, नेशनल इमरजेंसी जैसे वॉर की बात होती है या एक्सटर्नल एग्रेशन की बात होती है, ऐसे केस में हमारे पास आर्म्ड रिबेलियन होता है। क्या होता है वो आगे चल के जब इमरजेंसी पढ़ेंगे वहां पे हम डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं तो आर्टिकल 360। ये जो आर्टिकल्स है, जैसे ही इमरजेंसी लगी, स्टेट इमरजेंसी, जैसे हमारे पास में प्रेसिडेंट रूल लगना, जहां पे बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी अगर फेल हो गई तो वहां पे हमारे पास में प्रेसिडेंट रूल लगता है, स्टेट इमरजेंसी देखने को मिलती है। तो ये जो सिस्टम है हमारे पास में, वहां पे पूरी तरीके से स्टेट की जो पावर है वो सेंटर के हाथों में चली जाती है। अब जैसे ही सेंटर के हाथ में गई तो पूरा सिस्टम यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हम फेडरल बोल रहे हैं वहां से ये चेंज होके किस में बदल जाएगा, यूनिटरी सिस्टम में। इसीलिए हमारे पास में बोला जाता है कि हमारा जो सिस्टम है एक्चुअल में वो किसकी तरीके से काम करता है, फेडरल सिस्टम नहीं, यूनिटरी सिस्टम है। तो इसी पर हमारे पास में बोला जाता है कि कुछ प्रोफेसर हैं जो इन पर कमेंट करते हैं, आपको नाम पता होना चाहिए उनसे रिलेटेड, कि एक है जिनका नाम है डीडी वासु, प्रोफेसर डीडी वासु। वो कहते हैं कि हमारे पास में जो हमारा सिस्टम है, प्रोफेसर डीडी वासु ये कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल सिस्टम को फॉलो कर रहा है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करते हैं प्रोफेसर त्रिपाठी, ये कहते हैं नहीं, यूनिटरी सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम को फॉलो करते हैं, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। और हमारे पास में केसी वेयर ये कहते हैं नहीं, हम क्या है, क्वासी फेडरल फीचर है, क्वासी फेडरल। क्यों? क्योंकि यहां से हमें देखने को मिला बहुत सारे ऐसे, जहां हमने ऐसे कॉन्सेप्ट देखे जहां पे हमने देखा कि सेंटर के पास भी पावर है, स्टेट के पास भी पावर है, लेकिन पूरी तरीके से अगर हम बात करें कंप्लीटली फेडरल नहीं है। हमने जो फीचर्स देखे इसमें देखा कि हम पूरी तरीके से फेडरल नहीं है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, नहीं, ना ही हमने पूरी तरीके से पावर एक हाथ में दे रखी है, ना हम कंप्लीटली यूनिटरी है, कंप्लीटली यूनिटरी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ये कह दे कि नहीं नहीं भाई आप तो पूरे तरीके से सेंटर के हाथ में चला गया पूरी पावर, नहीं, ना हम यूनिटरी है ना हम फेडरल है, तो हम क्या है, बीच में बैठे हैं, बीच में, मतलब क्वासी फेडरल फीचर को फॉलो करते हैं। क्वासी फेडरल फीचर
ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो इसके फायदे भी बहुत है कि मान लो जैसे क्वासी फेडरल फीचर का अगर कोई पूछ ले कि भाई बेनिफिट क्या है इसका बेनिफिट है, मान लो हो सकता है ऐसा हो जाए कि किसी एक स्टेट के पास में, ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा इनकम हो रही है, बहुत ज्यादा पैसे आ रहे हैं, एक स्टेट ऐसा है जो दबा हुआ है, जिसके पास में इतना सोर्स नहीं है, ठीक है, तो ऐसे केस में यहां से इनकम उठाई जाएगी। जब सेंटर के पास में पावर है तो सेंटर यहां से सोर्स उठाएगा और बी को दे देगा, तो बी की भी डेवलपमेंट होगी, बी की भी ग्रोथ होगी। तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। बहुत सारे बेनिफिट्स है जो हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे। इकोनॉमी में भी देखेंगे कि किस तरीके से एक स्टेट का कुछ पार्ट बी को दिया जाता है, सी को दिया जाता है, एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो वो सारी चीजें हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। तो पॉइंट क्लियर हो गए कि हम कैसे कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है। पॉइंट क्लियर। एक एक पॉइंट, जितने भी फीचर्स हैं वो हमने एक्सप्लेन किए। अभी हम और भी चीजें देखेंगे कि कहां से कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट कहां से लिया गया है, क्यों लिया गया है, वो चीजें देखेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, आर्टिकल क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, पार्ट्स क्या होते हैं, उनको भी अच्छे से डिटेल में समझने की और जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने डिस्कशन किया जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।